हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम हर्षवर्धन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर्षवर्धन अर्थात वर्धन वंश से संबंधित प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें लगभग 51 क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूमि या वर्धन वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? पुष्यभूमि या हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा गया है? दोस्तों बताएंगे। पुष्यभूमि पुष्यभूमि को ही दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कहा गया है। तो ए नंबर इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वर्धन वंश की राजधानी थी। दोस्तों, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश की राजधानी दोस्तों थानेश्वर थी। याद रखिएगा, वर्धन वंश की या पुष्यभूमि की राजधानी थानेश्वर थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किस वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? अर्थात गुप्त काल के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। हर्षवर्धन ने गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े साम्राज्य का पुनर्गठन किया था। तो अगला क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का संग्रह बहुत अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताइए। तो दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? बताइए, नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी। 7 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस क्वेश्चन नंबर 7 है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार का नाम बताइए। ये सभी रचनाकार इन सभी की रचना दोस्तों हर्षवर्धन ने की थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सभी नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके शासन काल में वेनसांग भारत आया था? दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग भारत आया था दोस्तों। इसका अध्ययन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेख में से किसमें पाया गया था? इतनी सारी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हेलोन स्तंभ शिलालेख में, जूनागढ़ शिलालेख में, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में, या दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख में दोस्तों। तो नवसारी पत्र शिलालेख, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख इज राइट आंसर। हर्षवर्धन की विजय वल्लभी विजय के बारे में नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा हर्ष ने या राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी ऑप्शन से कहाँ पर चेंज कर लिया था? कहाँ पर परिवर्तित कर लिया था दोस्तों? तो थानेश्वर से कन्नौज कर लिया था। यहाँ हो जाएगा थानेश्वर, यहाँ कन्नौज। अर्थात थानेश्वर से उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक को उन्होंने पराजित किया था दोस्तों? उन्होंने शशांक को पराजित करके कन्नौज की अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। कौन? थानेश्वर और कन्नौज क्रमशः। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। कन्नौज कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चालुक्य
शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। अर्थात चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ईस्वी 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय वर्ष था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस शासक ने पराजित किया था? अभी हमने ऊपर देखा, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीयूकी वेनसांग से जुड़ी है, अपनी यात्रा वृत्तांत जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन के शासन साम्राज्य के विषय में बताया है, और उसका नाम उन्होंने इस बुक का नाम रखा था सीयूकी, जिसे मेगास्थनीज ने इंडिका रखा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में यात्रा की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऊपर भी आ चुका है, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? फिर से वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहा है, वेनसांग नाम था उसका। 19 नंबर, हर्षवर्धन हर्षचरित के लेखक का नाम बताइए। हर्षचरित के लेखक का नाम दोस्तों बाणभट्ट था हर्षचरित के लेखक का नाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चोंग वेनसांग ने तत्कालीन, एक प्रकार से उसका आंसर दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ये इसमें कौन कौन से विकल्प सही होंगे, ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम ड्रॉप करते हैं अभी, इसको हम फिर से ले लेंगे। चलिए, तीर्थयात्रियों के राजकुमार किसे माना जाता है, या बताइए, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो दोस्तों तीर्थयात्रियों का राजकुमार वेनसांग को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? दोस्तों हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर थी दोस्तों, ये थानेश्वर, सी नंबर थानेश्वर थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? कई बार आ चुका है ये चीज़ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल में उसने यात्रा की थी ना, एग्जाम कई प्रकार से घुमा करके पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा गया था? कान्यकुंज कन्नौज को कहा गया था दोस्तों। क्या कहा गया था? महोदय नगर कहा गया था। कितनी अच्छी, किसके लिए? अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन तथा कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वेनसांग ही है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? कई बार घुमा कर पूछ रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। वेनसांग को ही वास्तव में क्या नाम दिया गया था, एक बार बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से जाना गया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था दोस्तों? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण किया था? ये ग्रहण किया था दोस्तों, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण किया था? ये हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, बताइए दोस्तों? हर्ष ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। डी ऑप्शन इज राइट है, डी ऑप्शन इज राइट। कौन सी उपाधि धारण की थी उसने? परम माहेश्वर की उपाधि उसने धारण किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया था कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है? शूद्र
प्रकृति के दास नहीं हैं किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर में, मेधातिथि ने घोषित किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्तोत्तर काल में कारा शासक था एक प्रकार का भूमि चार्टर। ये देखिए कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था एक प्रकार की भूमि चार्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है अपना। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन ए कहता है बौद्ध ग्रंथों की खोज में वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण आर है, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कूट है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो और उसी प्रकार से ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब बताइए बेटा, आप लोग बताएंगे पहले बौद्ध ग्रंथों की खोज में वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा, ये बात भी सही है। दूसरा है उस समय कश्मीर बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या बी है। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर कहता है हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर वेनसांग ने उन्मुख किया था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है दोस्तों? कि यह दर्शाता है कि व्यापार का ह्रास हो रहा है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति और सिक्कों का एक प्रकार से क्षरण यह दर्शाता है कि उस समय गुप्त काल में व्यापार का नुकसान हो रहा था, ह्रास हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? परम सौगत किसकी उपाधि थी दोस्तों? परम सौगत जो है राजवर्धन द्वितीय की उपाधि थी। आगे बढ़ते हैं, 50 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, बहुत धैर्यपूर्वक समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट था। आगे बढ़ते हैं, 38 है हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? बताइएगा। शिव पार्वती का अंकन था दोस्तों, शिव पार्वती का अंकन था हर्ष के सोने के सिक्कों में पृष्ठ भाग में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? बताइएगा इसमें। कालिदास, बाणभट्ट, मेधातिथि, माधव। तो कि दोस्तों इसमें नीचे कूट में कुछ उत्तर दिए गए हैं, इसमें आपको एक देखना है। 2 और 3, 1 और 2, 3 एवं 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें कूट ए वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो अर्थात 2 और 3 ही थे, अर्थात बाणभट्ट और मेधातिथि सती प्रथा के विषय में आलोचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर है हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तुंग कुआन, ताई सुंग और युएनयू। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसने उनको भेजा था, पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे? लगभग 10,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 42 है हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था? अभी हम लोग इसको कर चुके हैं, शिव पार्वती का। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, बताइए।
प्रयागराज है दोस्तों। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ पर हर्षवर्धन हर 6 वर्ष में आते थे और अपना सर्वस्व दान करके चले आते थे कुंभ के मेले में। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था और वह उन्हीं से पराजित भी हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हर्ष चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? नाम बताइए उसका। उसका नाम वास्तव में हर्षवर्धन ही था, जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। उसने कुछ नाटक भी लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विषय में आपसे ये वाला हम लोग अभी कर चुके हैं ना। इसका ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, मिस बाणभट्ट और ये दोनों लोग मिलकर के इन्होंने सती प्रथा के विषय में विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। उस चीन यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, वैन सांग नाम था उसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, इसको हटाइए। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो ये अभी हम लोग इसको कर लिए हैं, ऊपर था क्वेश्चन। ये है कान्यकुंज कन्नौज। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम था नालंदा, जो कि बिहार में है। तो दोस्तों ये थे आज के हर्षवर्धन से संबंधित और हर्षवर्धन के वर्धन युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को एक बार 2 बार वॉच करेंगे, ये प्रश्न आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे, परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।